हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो फैक्ट क्या है आपका डॉक्यूमेंट से संबंधित। यानी अब आपका जो है एग्जामिनेशन खत्म हो गया है। एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद आपका आंसर की आएगा, आंसर की के बाद आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद आपको क्या करना होगा, आपको हर यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। ठीक है, अब वो जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो उसको वहीं से आप मान सकते हैं कि वहीं से आपका काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे किसी यूनिवर्सिटी में या फिर आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन काउंसलिंग करने जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आपका पूरा प्रोसेस होने में यानी आंसर की आने में, रिजल्ट आने में, ये पूरा प्रोसेस होने में केवल 1 महीने का समय है। और यानी आप ये मान चलिए कि 1 महीने में आपको जो डॉक्यूमेंट इस वीडियो में बताए जाएंगे उसको आपने पास रखना है, ये कंपलसरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। और एक बात और यहां पे बताना चाहेंगे कि अगर आप एनसीईटी की काउंसलिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और सटीक इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्रिस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसे शेयर भी करिएगा। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वह है आपका क्लास 10th का मार्कशीट। ठीक है, सेकंड जो रहना चाहिए वो आपका 12th का है। एक बात यहां पे और बताना चाहते हैं, जो स्टूडेंट एनसीईटी का जो फॉर्म आपने भरा हुआ था, एनसीईटी 2025 का फॉर्म आपने भरा था अपीयरिंग में, उन सभी स्टूडेंट के पास अपना मार्कशीट होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी अपीयरिंग में एनसीईटी का फॉर्म भरे थे उनके पास मार्कशीट होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका 12th में जो है जो रिजल्ट आया हुआ है वो सीजीपीए में आया हुआ है, किस में आया है, सीजीपीए में आया है, तो आपके पास सीजीपीए 2 परसेंटाइल जो सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। ये भी मांगा जाता है कई सारे यूनिवर्सिटी में, ये कंपलसरी नहीं है। एक बात मैं यहाँ पे बोल देता हूँ आपका कि ये जो है आपका ये कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ यूनिवर्सिटी में मांगा जाता है, सभी यूनिवर्सिटी में नहीं मांगा जाता है। सेकंड है आपका यहाँ पे थर्ड फोटो आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका ऑटोमेटिक वहां पे रहता ही है। ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए कम से कम आपके पास जो है वह 4 फोटो होने चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर जो आपका ऑनलाइन रहता ही है, जो आपने फॉर्म भरा हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपका चालू हालात में होना चाहिए, क्योंकि वहां पे एसएमएस वगैरह भी आते रहते हैं। और ईमेल आईडी, एक बात ध्यान रखिएगा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो ईमेल आईडी भरा हुआ था वो आपका चालू हालात में होना चाहिए, उसे चेक भी करते रहिएगा। ईमेल आईडी क्यों मांगा जाता है, इसका एक रीजन है। रीजन क्या है कि कई सारे यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आपका यहाँ पर क्लोज काउंसलिंग कराया जाता है। ठीक है, तो जहां भी क्लोज काउंसलिंग कराया जाएगा वहां उस यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट ईमेल आपको आएगा, किसी और को नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा जहां पे क्लोज काउंसलिंग होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पे है आपका कि एनसीईटी 2025 का जो आपने एग्जामिनेशन दिया है, इसका जब रिजल्ट आएगा तो ये रिजल्ट आप लोग अपने मोबाइल में सेव करके रख लीजिएगा। किस फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में आपने जो है वह सेव करना है। इसके बाद अभी आपने जहां से अपना 12th पास किया है वहां का टीसी होना चाहिए, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जहां से आपने अपना इंटर कंप्लीट किया हुआ है। इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपको जहां से इंटर किया है वहीं से आपका माइग्रेशन भी मिलेगा। इसके बाद आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड। वोटर कार्ड तो हम नहीं मान सकते हैं क्योंकि 90% स्टूडेंट जो है वह बिलो 18 है। ठीक है, और पैन कार्ड भी नहीं मान सकते हैं, बहुत लोग कम लोगों के पास होगा। तो आधार कार्ड सभी के पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट, ये बहुत गौर से आप लोग सुनिएगा जो मैं बात बताने जा रहा हूँ। आधार कार्ड में, ठीक है, आपका जो 10th का है, ध्यान से सुनिएगा, 10th का मार्कशीट प्लस आपका आधार कार्ड में जो डेटा है, ठीक है, आधार कार्ड में जो आपका डेटा है वो दोनों ही सेम होने चाहिए। अब सेम होने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं हमारा क्लास 10th में जो नाम है वह क्या है, अमरजीत है। क्या है, अमरजीत है, अमरजीत यादव है। लेकिन हमारे आधार कार्ड में जो है, यानी हमारे आधार कार्ड में जो हमारा नाम है वो क्या है, आपका अमरजीत यादव है। यानी आप यहां पे देखिए कि दोनों में अंतर क्या है। हमारे 10th के रिजल्ट में क्या है, आपका अमरजीत, यानी कि यहां पर डबल ई लगा हुआ है। और हमारे आधार कार्ड में क्या लगा हुआ है, आधार कार्ड में हमारे लगा हुआ है
आई लगा हुआ है, केवल डबल ही नहीं लगा हुआ, दोनों में डिफरेंट है ना। तो अगर दोनों में ही डिफरेंस आपको दिखाई देगा, यानी कि भिन्नता दिखाई देगी, तो भी आपके एडमिशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है सर? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने आधार में क्या करिए, संशोधन कराएं, यानी कि करेक्शन करा लीजिए। टाइम होता है 7 से 10 दिनों में आपका करेक्शन हो जाता है। तो इसको अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो अपना आधार कार्ड है उसे संशोधन करा लीजिएगा, पहली बात। सेकंड चीज यहां पर कि आपका जो 10th का मार्कशीट और आधार कार्ड है, दोनों में फादर का नेम भी मेंशन होता है। तो दोनों में फादर का नेम भी आपका सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर आपको बहुत सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो DU और RI में होती है, क्योंकि DU और RI साफ तौर पर कहते हैं कि आपका दोनों सेम होना चाहिए, अदरवाइज फिर हम एडमिशन आपका नहीं लेंगे। आया बात समझ में? तो आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको यही फॉलो करना है कि अपना 10th का और आधार में जो नाम है आपका नाम और आपके पिताजी का नाम, यानी स्टूडेंट नेम और फादर नेम दोनों सेम होना चाहिए, स्पेलिंग सेम होना चाहिए, हिंदी वाला सेम हो या ना हो, लेकिन इंग्लिश वाला जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करते हैं आगे, तो यह है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो रहता है वह सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल का है तो नहीं चलेगा, ठीक है। फिर वहां पे आपको जो आरक्षण मिलने वाला है वो आरक्षण नहीं मिलेगा बाबू, बात ध्यान रखिएगा। इनकम सर्टिफिकेट, ये इनकम सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का नहीं होता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सर जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट क्या वो भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए? नहीं, ये आपका स्टेट लेवल का ही होता है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये भी आपके पास होना चाहिए, लेकिन ये भी आपका स्टेट लेवल का ही होता है। केवल कास्ट सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अब कास्ट सर्टिफिकेट किसका होना चाहिए, ये भी प्रश्न होता है। तो देखिए, जो जनरल कैटेगरी के लिए हैं उनको कोई जरूरत नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट का, लेकिन अगर आप EWS के हैं तो आपको जरूरत है, अगर आप OBC से हैं तो आपको जरूरत है, अगर SC से हैं तो जरूरत है, ST से हैं तो जरूरत है, ठीक है। तो इन सभी के लिए जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ही। इसके बाद कोटा सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके पास कोई कोटा है, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास जो है NSS आपने किया हुआ है, ठीक है, या आपने NCC किया हुआ है, तो वहां पे आपको नंबर में, यानी कि जो आपका कोटा है, कोटा जब आप लगाएंगे कोटा सर्टिफिकेट, तो वहां पे आपको जो है आरक्षण इसका मिलता है, ठीक है। NCC किया हुआ है, या फिर आप क्या कहते हैं उसको, आप जो है किसी सिंगल मदर सन हो या फिर डॉटर हो, सिंगल मदर सन या डॉटर, इसका भी कोटा मिलता है, सिंगल मदर सन या डॉटर, ठीक है। अगर ये भी है तो इसका भी अगर सर्टिफिकेट बना लेंगे तो भी आपको कोटा मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप विकलांग हैं यानी दिव्यांग बच्चे हैं तो उसका अगर आपके पास सर्टिफिकेट वो लगा लीजिएगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लगवाना है, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट सभी के लिए कंपल्सरी नहीं है, ये केवल उनके लिए है जो कि PWD कैंडिडेट यानी कि दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए। और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये बात ध्यान रखिएगा, ये CMO लेवल का होना चाहिए। किस लेवल का होना चाहिए? CMO लेवल का होना चाहिए, यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। क्या है आपका? चीफ मेडिकल ऑफिसर लेवल का आपका होना चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहां पर है अंडरटेकिंग फॉर्म। मान लेते हैं अगर आपके पास जो है यहां पर TC, CC या माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस कंडीशन में आप अंडरटेकिंग फॉर्म दे सकते हैं, लेकिन ये वैलिड होता है केवल और केवल 3 मंथ के लिए वैलिड होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद है डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म में ये मेंशन किया जाता है कि आप जो है अपने किसी भी, जहां मान लीजिए आप IIT में सिलेक्शन हो गया, NIT में हो गया, RI में हो गया, DU में हो गया, तो आप किसी भी बच्चे के साथ जो है क्या करेंगे, रैंकिंग नहीं करेंगे। तो ये आपका एंटी रैंकिंग के तौर पर काम करता है, ध्यान रखिएगा, एंटी रैंकिंग के तौर पर इसको लिया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग कराने जाएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपसे मांगा जाता है। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है एप्लीकेशन फॉर्म तो डाउनलोड कर लीजिए, उसे PDF के फॉर्मेट अपने पास सेव कर लीजिए। एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड भी मांगा जाता है, जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया उसे अच्छे से सेव करके रख लीजिएगा अपने मोबाइल में भी, और उसका प्रिंट आउट अगर आपने निकाला तो वो भी रख लीजिएगा। गैप सर्टिफिकेट, ये गैप सर्टिफिकेट उनके लिए होता है जो कि मतलब क्लास 12th के बाद 1 साल का गैप किए हुए हैं, 2 साल का गैप किए हैं, उनके लिए आपका जो है गैप सर्टिफिकेट मांगा जाता है। आया बात समझ में? तो सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं गैप सर्टिफिकेट, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको IIT में जाना है तो वहां पे 2 साल से ज्यादा गैप सर्टिफिकेट गैप नहीं माना जाता है। कई सारे IIT में तो आपको 1 साल से ज्यादा गैप अलाउ ही नहीं करेगा।
है बात समझ में? तो आप लोग ये चेक कर लीजिएगा हर यूनिवर्सिटी हर आईआईटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कहाँ पे गैप सर्टिफिकेट मान्य है कहाँ पे नहीं मान्य है। तो ये सारे डाउट आपके जितने भी डॉक्यूमेंट ये सभी डॉक्यूमेंट अपने पास रख लीजिए। अगर कोई इशू आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे आपके सभी कमेंट का जवाब दे सके। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।